राकेश विश्वकर्मा, उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवल से। आज हम कक्षा 12वीं के स्थिर विद्युत में अपन अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखेंगे कि वास्तव में अक्षीय स्थिति होती क्या है, इसमें विद्युत विभव क्या है और इसका व्यंजक क्या है, जो कि कक्षा 12वीं में बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि इसमें क्या है, विद्युत में सबसे छोटी इकाई होती है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं आवेश का अर्थ होता है हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। यानी जैसे अपन क्या करते हैं कि सूखे वाले पर अपन क्या करें, कंघी करें और उस कंघी को क्या करें, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाएं, तो आप देखोगे कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो आकर्षित करने का जो गुण होता है वही कहला जाता है आवेश। तथा उन वस्तुओं को जिनमें ये गुण उत्पन्न होता है उन्हें हम आवेशमय कह देते हैं। जैसे अपन पेन लिए और पेन को घर्षण कराकर क्या करते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उनकी ओर आकर्षित तो हो जाते हैं, तो वो जो गुण है उनको आकर्षित करने का जो गुण होगा वो क्या कहला जाएगा, आवेश कहलाएगा। तथा उन वस्तुओं को जिसमें गुण उत्पन्न होता है, जैसे आप पेन का प्रयोग किए थे, पेन में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ, तो आवेशमय कहला जाता है। इसी प्रकार है इसमें क्या कि आवेश से यदि देखा जाए तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, जैसे कोई अपन आवेश लें और आवेश के चारों ओर का क्षेत्र को अपन क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि पृथ्वी में अपन क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहला जाता है, बुद्धि क्षेत्र कहला जाता है। तो यहाँ पर भी अपन क्या कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका अस्तित्व होता है, जहाँ तक उसका अस्तित्व रहेगा, जहाँ तक उसका प्रभाव रहेगा, उसे ही अपन क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। अब यदि इसी विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है, तो वो जो आवेश है उसके कारण, यानी परीक्षण आवेश रखा हुआ है, वो उसके कारण जितने लगने वाले बल का अनुभव करता है वो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला जाती है। और वास्तव में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दो प्रकार से होती है, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। आज हम अक्षीय स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में अक्षीय स्थिति क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है कि यदि देखा जाए अक्षीय स्थिति में, तो इसमें क्या कहला जाता है कि इसके लिए अपन देखें, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव में अपन देखें कि यदि हम दो आवेश लें और ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, परिमाण में बराबर होने चाहिए। तो मान लो ये भी Q है और ये भी कितना है, Q है, किंतु विजातीय हो, विजातीय का मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस। मान लो हम इसको प्लस कर दें और इसको क्या कर दें, माइनस, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, यानी बहुत कम दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार से बना एक जो निकाय होता है या एक सिस्टम होता है, उसी को हम कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अर्थात परिभाषा क्या बनेगी, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, यदि दो बराबर यानी दोनों Q है, ये भी Q है तो ये भी Q है, और विजातीय है, एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है, यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी, उनकी जो अल्प दूरी निर्धारित की गई है, इनकी अल्प दूरी निर्धारित की गई है 2L, कितनी 2L, जिसे अपन वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से बना निकाय क्या कहला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहला जाता है। तो यदि परिभाषा पूछी जाए परीक्षा में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आप क्या बतलाएंगे कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार से बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। चलिए अब आती है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या अपन देखे थे कि यदि कोई आवेश, जैसे कोई अपन देखे थे आवेश है और जैसे ही आवेश दोगे तो उसके चारों ओर कौन से क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो आवेश यहाँ पर यदि परीक्षण आवेश रखा जाए, ये परीक्षण आवेश इसके द्वारा जितने लगने वाले बल का अनुभव करेगा वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला जाएगी। तो उसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे, किसके लिए, अपन अक्षीय स्थिति के लिए। तो देखते हैं अपन कैसे लिखेंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q व -Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2L। अब अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या होगी, तो ये जो दोनों बिंदुओं के जो बीच की जो दूरी होती है, यानी ये जो दूरी होती है, इसे अपन अक्ष कह देते हैं। और यदि इस अक्ष को अपन क्या कर दें, बढ़ा दें, और बढ़ाने के बाद इसी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु हो, यानी बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु पर जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उसे ही कहा जाता है अक्षीय स्थिति। यानी परिभाषा क्या बनाओगी,
वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के, ये वैद्युत द्विध्रुव था, इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। समझ में आई परिभाषा? क्या मतलब है अक्षीय स्थिति की परिभाषा? वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बढ़ाए गए अक्ष पर, यानी इसके अक्ष को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो बढ़ाए गए अक्ष पर यदि वह बिंदु स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहते हैं? अक्षीय स्थिति में। यानी यदि परिभाषा आएगी तो हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चलिए अपना चित्र देखते हैं, चित्र की ओर। इस चित्र का वर्णन कैसे करेंगे? अपन सबसे पहले क्या बनाए? AB लिए। AB क्या था? वैद्युत द्विध्रुव था, तो इसी के बारे में लिखेंगे अपन। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो +q व -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 2l है। इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु कितना है यहाँ पर? ये है O। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी? r। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन लिख देंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो +q व -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। जैसे आपने बोला कि मध्य बिंदु, तो स्वाभाविक है टोटल दूरी कितनी थी? 2l थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? l, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हम समझ गए कि आखिर ये जो बिंदु P है, ये +q आवेश के कारण कितने लगने वाले बल का अनुभव कर रहा है, अपन ये देखेंगे। यही बिंदु P है, ये इसके -q आवेश के कारण कितने लगने वाले बल का अनुभव कर रहा है, अपन ये देखेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी कितना बल लग रहा है, वही अपन क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इसमें थोड़ी सा और ध्यान देना है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है, -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। यानी जब हम चित्र बनाएं तो ध्यान रखें जो बढ़ाया गया अक्ष है वो +q की ओर ही होना चाहिए, अन्यथा अपना गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा गलतियां हमारी यहीं पर होती हैं। यदि हमने यहाँ पर प्लस ले लिया, यहाँ माइनस हो गया, तो ये जो बिंदु बढ़ाया गया अक्ष है वो किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E1 बराबर 1/4πε0 के क्या हो जाएगा? Q अपान +q आवेश के कारण बिंदु P पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का वर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा? B से लेकर P तक की दूरी का वर्ग, अर्थात BP का वर्ग। ठीक है, अब दूरी देखें अपन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे ज्ञात करें? टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है? r। कितनी है? r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? l। यदि इस टोटल दूरी में से इतनी दूरी को अपन घटा दें, यानी इतनी घटा दें, तो ये वाली मिल जाएगी। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? E1 बराबर 1/4πε0 के कितना? Q अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी है r में से हम कितना घटा दें? l, तो r माइनस l पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा? पहला। ठीक है, इसी प्रकार अब किसके कारण ज्ञात करें? अभी अपन +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। अब अपन ज्ञात करते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी आ जाएगी? E2 बराबर फिर वही
1/4πε0 के परावर्तितांक है, q जो आवेश है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का वर्ग अपन रखेंगे। तो देखें ये बिंदु A है और ये बिंदु P है, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर a p का स्क्वायर, ठीक है। E2 बराबर अब कितना होगा 1/4πε0 के q अपान AP। देखिए यहाँ से लेकर A ये बिंदु ये है, P ये है, हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है R। अब इस R में यदि इतना और जोड़ दें तो ये वाली दूरी कितनी है L, यानी R प्लस कितना हो जाएगा L पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा, ठीक है। हमने क्या देखा कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ गई। क्योंकि हम जानते हैं स्वाभाविक है जो आवेश पास में होगा, जैसे प्लस q आवेश पास में है तो स्वाभाविक है ये जो बिंदु P है प्लस q आवेश के पास में तो उसके द्वारा लगने वाले बल का ज्यादा अनुभव करता होगा, जबकि माइनस q आवेश दूर है तो इसके द्वारा लगने वाली बल का थोड़ी सा कम अनुभव करता होगा। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बतला सकते हैं कि E1 क्योंकि पास में तो E1 बड़ा है किससे, E2 से। E1 बड़ा है किससे, E2 से, यानी E1 पर प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, माइनस q आवेश थोड़ी दूर है तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी सी कम होगी। तो E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। आता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए अपन ज्ञात करेंगे E बराबर कितना लिख सकते हैं, अधिक वाले में से क्या करें कम वाले को घटा दें, E1 माइनस कितना E2। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E बराबर E1 का मान कितना है 1/4πε0 के q अपान r माइनस l पूरे का स्क्वायर, 1/4πε0 के q अपान r माइनस l पूरे का स्क्वायर माइनस कितना है E2 का मान कितना है ये वाला 1/4πε0 के q अपान r प्लस l पूरे का स्क्वायर। चलिए इनमें देखते हैं कि क्या क्या संख्या कॉमन निकलती है। तो E बराबर हम देखते हैं 1/4πε0 यहाँ भी है, 1/4πε0 के यहाँ भी है, तो ये हो गया दोनों से कॉमन, 1/4πε0 के कॉमन, Q भी दोनों में है तो Q भी क्या हो गया कॉमन। कितना बचेगा, यहाँ पर रह गया 1/r माइनस l पूरे का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा 1/r प्लस l पूरे का स्क्वायर, ठीक है। E बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 के Q, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा r माइनस l पूरे का स्क्वायर इंटू r प्लस l पूरे का स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा, तेरा गुणा कितना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं r माइनस l का स्क्वायर का जिसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, r प्लस l का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक में गुणा करेंगे तो यही संख्या जाएगी, या फिर इन दोनों का गुणा करके एलसीएम ये हो गया और तिरक गुणा इसका यहाँ और इसका यहाँ, r प्लस l पूरे का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा r माइनस l पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर गलती ना हो, देखें एक बार फिर से, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का अपन ने यहाँ पर गुणा कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके हर का इसके हर में भाग देते हैं, तो r माइनस l स्क्वायर का इसमें भाग दिए, r माइनस l का स्क्वायर कट गया, कितना बचा r प्लस l का स्क्वायर, r प्लस l के स्क्वायर का अंश में गुणा करते हैं तो वही हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा r प्लस l के स्क्वायर का यहाँ भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, उसका एक में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 के Q, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात l स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2rl माइनस यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर अर्थात r स्क्वायर b स्क्वायर अर्थात l स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2rl। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक कोष्टक में a ऋण b और एक कोष्टक में a धन b, अर्थात सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
ठीक है, अब हम माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो e बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस को गुणा करेंगे सभी के चिन्ह बदल जाएंगे अर्थात माइनस आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस 2rl, बटे में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कितना एल स्क्वायर पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का यहाँ माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यूब, यहाँ पर देखते हैं 2rl प्लस का कितना हो जाएगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 को अपन बदल लेते हैं 2 × 2 QRL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात कैपिटल P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है कोई एक आवेश अर्थात Q और इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2L इनटू कितना 2L, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं अर्थात P बराबर Q इनटू कितना 2L। चलिए मान रखते हैं यहाँ से अपन 2 ले लिए, L ले लिए और क्या ले लिए Q ले लिए, ये तीनों की जगह पर कितना लिख सकते हैं कैपिटल P अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, कितना हो जाएगा 2r और ये तीनों की जगह क्या लिख दिया कैपिटल P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो होती है बहुत ही कम होती है, बहुत कम, तो यहाँ लिखते हैं यदि द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत कम हो, यदि द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत कम हो अर्थात हम क्या कह सकते हैं अर्थात r जो है बड़ा है किससे l से, तो r की तुलना में l को अपन क्या कह सकते हैं नगण्य कर सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2r p अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l को हम क्या कर दिए 0 पूरे की घात कितनी 2। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k कितना 2rp अपॉन r स्क्वायर में से 0 घटाओ कितना आ जाएगा r स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2rp अपॉन r की पावर कितनी हो जाएगी 4, ये r से एक क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो e बराबर अब कितना बचेगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k कितना हो जाएगा 2, r से एक आ गया यानी कितना हो जाएगा 2p अपॉन r की पावर 3। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा व्यंजक, इतने न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलम। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि वास्तव में अक्षीय स्थिति है क्या और इसके लिए जो व्यंजक है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपन ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में देखा, उसके बाद अक्षीय स्थिति के बारे में देखा और उसके व्यंजक के बारे में देखा कि कितना आया कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन कितना r की पावर 3 है। इसके बाद की क्लास में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखेंगे। अतः जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।